इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे इंटरचेंज करते हैं? जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, तो अभी इसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। इसको हम क्या कर देते हैं, कॉलम 1 को बना देते हैं अब हम रो 1, कॉलम 2 को बना देते हैं हम लोग रो 2, कॉलम 3 को बना देते हैं रो 3 एंड कॉलम 4 को बना देते हैं रो 4, राइट। सो दिस इज हाउ वी इंटरचेंज। अब ये इंटरचेंज करने के कारण क्या होता है, इंटरचेंज करने के कारण इनके ऑर्डर पे चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है? पहले मेरा ये 2x4 का था, 2 रोज थे, 4 कॉलम्स थे। जब आप इसको इंटरचेंज किए तो ये बन गया 4x2 का। अब यहाँ पे 4 रोज और 2 कॉलम्स हो गए, अब यहाँ पे 4 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी कि does if A is of the type m into n then A dash will be of the type n into m। आपको ये भी बताया था कि A ट्रांसपोज को हम या तो A के ऊपर छोटा सा कह सकते हो इन्वर्टेड कॉमा एक दे देते हैं, या फिर A के ऊपर छोटा सा एक T लिख देते हैं। दूसरी चीज, अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में बात करें तो पोजीशन वाइज तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक एलिमेंट है Aij वाला, मान लो आपने एक रैंडम सा एलिमेंट उठाया ए मैट्रिक्स के अंदर से Aij वाला, अगर वो ट्रांसपोज कर दिया गया है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो उसका पोजीशन क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में उसका पोजीशन क्या होगा, तो उसका पोजीशन हो जाएगा Aj, उसका पोजीशन हो जाएगा Aj। इसको समझाने के लिए लेट्स से आई टेक द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या है, सो ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है, राइट, सेकेंड रो का सॉरी ओके, सो मैं कह रहा था लेट्स से ये -1, तो दिस -1 इज एक्चुअली राइट नाउ A22, राइट। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, गलत वैल्यू चूज कर लिया, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो A22। यहाँ पे जब J और I को इंटरचेंज किए हो तो वही वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके जगह पे मैं मान लो मैंने लिया ये वाला, व्हाट इज दिस, इसका पोजीशन क्या होगा, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये लिखा जाएगा A23। और अगर उसको देखें तो अब वो कहां पे है, अब ये कहां पे है, तो ये है अब A32, तो थर्ड रो का सेकेंड कॉलम पे आ गया, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आ गया। तो आप देख सकते हो A23 बन गया वहां पे A32। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसमें से कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाओगे Aij वाला, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो कहां पे दिखेगा आपको, Aj में दिखेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहली चीज ट्रांसपोज क्या होता है, तो अगर हम सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। या तो आपने सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया या फिर सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज, ये कन्वर्जन करने के कारण ऑर्डर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पलट जाते हैं। अगर पहले m क्रॉस n था तो अब n क्रॉस m हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पहले 2x4 था तो अब 4x2 हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट उठाओगे Aij और ट्रांसपोज में आप उसकी पोजीशन को देखना चाहते हो तो ट्रांसपोज में वो आपको कहां मिलेगा, ट्रांसपोज पे वो आपको Aj वाले पे मिलेगा, Aj वाले पे मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक यहां तक दोनों क्लासेस बोर्ड और जेई में हम यहां तक अच्छे से कर पाए थे। तो ई ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लिया जाता है, ये पहला वाला क्या कह रहा है, आपने पहले एक मैट्रिक्स लिया ए, उसका ट्रांसपोज किया और उसका होल ट्रांसपोज हुआ, तो डबल ट्रांसपोज। तो इससे हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए। द फर्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहला ट्रांसपोज करेंगे, तो ये जो रो 1 दिख रहा है अभी, ये जो रो 1 दिख रहा है ये अब क्या हो जाएगा, ये अब कॉलम 1 हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे ए बी, और ये जो रो 2 है ये अब यहाँ पे कॉलम 2 बन जाएगा, तो दिस विल बी सी डी, राइट। तो पहले मैंने एक ट्रांसपोज किया तो ये मिला। अब अगर हम सेकेंड ट्रांसपोज करते हैं, मतलब इसी के ऊपर ट्रांसपोज फिर से लगाते हैं, इसी के ऊपर फिर से ट्रांसपोज लगाते हैं, तो अब क्या होगा,
अब ये वाला जो है AC, अब ये AC यहां पे लिखाएगा और ये जो BD है ये यहां पे लिखाएगा, राइट, बिकॉज पहला रो जो है, पहला रो में AC है, वो अब मेरा पहला कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो में मेरे पास B और D दिख रहा है, जो मेरा सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो मेरा सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब आप देखोगे तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गया, ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गया। तो दिस इज यू कैन से अ सिंपल प्रूफ, और ये एक सिंपल तरीका हो गया पहला वाला प्रॉपर्टी को समझने का। दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरा वाला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर A और B को ऐड करके उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, A और B को ऐड करके अगर उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। मतलब आप पहले इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करके भी उसका एडिशन कर सकते हो, और ये आप फॉलो कर सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए। जैसे कि मान लो ये 2 के जगह पे 3 था, A प्लस B प्लस C, इस 3 मैट्रिसेस का सम का ट्रांसपोज लिया जा रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज। मान लो मेरे पास m नंबर ऑफ मैट्रिसेस है, A1 प्लस A2 डॉट 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 टिल AM। मैं इन सारे मैट्रिसेस का एडिशन कर रहा था, तो दैट विल बी इक्वल टू A1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस A2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से हर एक मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके भी अगर आप ऐड करते हो तो आपको सेम चीज ही मिलेगी, राइट। ये मैंने सबको बोला हुआ है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, थर्ड वाला, अ सिंपल प्रॉपर्टी K इंटू ए। K इंटू ए का मतलब है कि A मैट्रिक्स में K एक स्केलर मल्टीप्लाइड है और आप उसके बाद एक ट्रांसपोज ले रहे हो, तो पहले स्केलर मल्टीप्लाइड था, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू पहले आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो और उसके बाद स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें अंतर समझ रहे हो? पहले ब्रैकेट्स को ऑपरेट करते, तो ब्रैकेट के अंदर पहले K इंटू ए दिख रहा है, इट मींस मेरा मैट्रिक्स A जो है वो K से पहले मल्टीप्लाई हुआ है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज दिया गया है। जबकि दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? दूसरे वाले में लिखा हुआ है कि पहले A का ट्रांसपोज लिया गया है और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। फिर आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आप A और B का प्रोडक्ट ले रहे हो, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का पहले प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है गाइस कि यहां पे ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर कैसे चेंज हुआ? पहला लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ए बी, यहां देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ए था, राइट हैंड साइड में बी, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्री मल्टीप्लाई, पहले ए लिखा गया है और पोस्ट मल्टीप्लाई है बी, ए के बाद बी लिखा गया है, तो ए बी और उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है। जबकि यहां देखोगे तो पहले बी का ट्रांसपोज हुआ है, फिर ए का ट्रांसपोज हुआ है और फिर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो रहा है, दिस इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि AB is not generally equal to BA। ये क्या होता है कि A इंटू बी का जो वैल्यू होता है, A इंटू बी का जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो B इंटू ए के बराबर जनरली नहीं होता है, 10 में से 9 केसेस में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑर्डर को समझिएगा। इसका एक और केस ले लेते हैं गाइस। मान लो कि 2 के जगह पे 3 मैट्रिसेस था, मान लीजिए 2 के जगह पे 3 मैट्रिक्स था, A B C। इन तीनों मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज ले रहे होंगे तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स कर देना, मतलब ABC लिखा हुआ था, पहले उल्टा कर दो, तो पहले CBA लिखो और फिर उसके ऊपर इंडिविजुअल का ट्रांसपोज लगा दो। तो कहने के लिए ये क्या होगा? ये होगा C का ट्रांसपोज इनटू B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज, और उसी को इन जनरल करके यहाँ पे बताया गया है। इन जनरल A1 A2 A3 A4 करके AN तक का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, A1 से लेके AN तक का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका जो आप ट्रांसपोज लोगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, अब उसको पहले पलट दो, सारे मैट्रिसेस जो अंदर लिखे हुए हैं उसको पलट दो, तो सबसे पहले AN आएगा, फिर AN-1 आएगा, फिर AN-2 आएगा, और ऐसे करते करते आएगा A2 A1, ठीक है। इनका इंडिविजुअल ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा। अभी मैंने बोर्ड्स वालों को ये वाला इग्नोर करने के लिए बोला है और जेई वालों को भी, ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए।
आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? एनीवन? कोई प्रॉब्लम यहां पे? किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ट्रांसपोज के एग्जांपल ऊपर बताइए ना। क्या। और का एक एग्जांपल। किसका? फोर्थ। फोर्थ का? फोर्थ में तो मान लीजिए हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है, आप सबसे पहले a इंटू बी कर लो कैलकुलेट, सब कोई जल्दी से, सब कोई a इंटू बी कैलकुलेट करो जल्दी से। एवरीवन हरी अप, सब कोई जल्दी से a इंटू बी कैलकुलेट कीजिए। सर हो गया। हो गया, गुड आर्यन। तब तक एक बोर्ड का क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, सो आई बिलीव ऑलमोस्ट सबने कर लिया होगा। 8-9 मैसेजेस आ चुके हैं मेरे को। सबने लिखा है 19 22 43 50। तो मैं ठीक उसी को कॉपी कर रहा हूँ, 19 22 43 50। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या होगा? अब ये 19 22 कॉलम में आ जाएगा, 43 50 भी सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमको ए बी ट्रांसपोज मिल गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो अब हम, ये तो मेरा एलएचएस हो गया ना गाइस, दिस इज माय एलएचएस कहने के लिए। अब हम आरएचएस की बात करते हैं। तो आरएचएस इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज अगर बात करें तो दैट विल बी 5 6 7 8 इनटू ए का ट्रांसपोज विल बी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो लेट्स चेक कि क्या सेम वैल्यू आ रही है। तो 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2, तो 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 मतलब 5 प्लस 14 19 हो गया। नीचे की बात करें तो 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, तो दैट इज 6 प्लस 16 22। फिर आगे बात करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4, सो 15। 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4, so 15 plus 28, 15 plus 28 will give you 43, and lastly 6 into 3 plus 8 into 4, so 18 plus 24। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? 18 plus
अच्छा 32 है, सॉरी 8 to the 32 ना, तो 18 प्लस 32 50। तो गाइस देखो ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है आपका? ए बी का होल ट्रांसपोज, है कि नहीं? तो हेंस ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, मतलब अगर ये ए बी सी होता तो हमको सी डैश बी डैश ए डैश आ जाता, वहां पे सी डैश बी डैश ए डैश आ जाता। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से अनम्यूट करके पूछ सकते हो, जल्दी। कोई डाउट है, कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आई? ओके अनिमेश, एनीवन, एनी डाउट्स? चलो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं एक दो क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, यस बिल्कुल। अगर आप चेक करोगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया ना, वो प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए दिया गया है। मतलब आपको दो मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा शो कीजिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। शो कीजिए कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक दो अभी मेरे पास एग्जाम आइडिया एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट लेके गया क्लास 12 वाला। पहले तो ये प्लान था कि बोर्ड्स पहले हो जाएगा, तो मैंने उसको दे रखा है 2 महीने से। अभी लॉकडाउन में कहाँ है नहीं है, बट स्टिल आई हैव सम क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन देखते पास्ट ईयर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ 2 1 3 अब ये क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि सबने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये प्रोडक्ट है दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स, ये तीन मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट अगर ए के बराबर है, देन राइट द ऑर्डर ऑफ ए, राइट द ऑर्डर ऑफ ए। दिस क्वेश्चन केम फॉर 1 मार्क्स, 1 नंबर का क्वेश्चन था। नो रोशन, चेक करो थोड़ी सी गलती हो रही है। आनंद, दोनों आनंद ने सही किया, आद्या ने सही किया है। गाइस 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई भी हिम्मत ना करे पूरा मल्टीप्लिकेशन करने का। लॉजिकली आप निकाल सकते हो। अनिमेश ने भी आंसर निकाला है, 5 लोग हो गए। ये ए नाम वाले तो सबने कर लिया, आद्या अनिमेश दोनों आनंद ने कर लिया। ओके सो दीक्षा गलत है, दीप गलत, और तो होगा ही नहीं ना दीप, और पॉसिबल है क्या इसमें? शिवम सिद्धांत सही, आशीष सोनी गलत, अभिषेक गलत, आनंद क्वेश्चन मार्क क्या दिए हो? आंसर सही है आपका। दिव्यांशु गलत,
शुभम पिटाई होगी पिटाई, -2 आएगा ऑर्डर। निधि सही, ओम गलत, रविशंकर गलत, निखिल ने तो वैल्यू निकाल के दे दिया है। निखिल स्मार्ट बनना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं। वो जो मल्टीप्लाई करके जो जितना टाइम बर्बाद किए हो ना। अंशु समझ में नहीं आया, उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है जो आप करते नहीं हो। ओके, अब सुनो सब कोई। आपको पता है कि मान लो मैं इसको एक्स वाई जेड का नाम दे देता हूं। लेट्स से दिस इज एक्स मैट्रिक्स, दिस इज वाई मैट्रिक्स एंड दिस इज जेड मैट्रिक्स। लुक एट द सॉल्यूशन नाउ एवरीवन। तो निखिल ने कैलकुलेटर लगाया, तो निखिल ये तो बेवकूफ हो गए, ये तो आपने अपने आप का मतलब पोपला बना लिया एक तरीके से, ये तो अनाउंसमेंट करना हो गया, आई एम अ फूल। ओके, so now listen guys, if our a is equal to x into y into z, तो याद करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बोला था ना। तो इसमें आप क्या करोगे, आप कह सकते हो कि या तो आप पहले एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालते, क्योंकि हमारा 3 मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना, 3 मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना मुझे नहीं पता, मुझे तो एक बार में 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है। तो पहले आप या तो ऐसे करोगे या फिर आप एक्स वाई जेड में पहले वाई जेड का प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालोगे, फिर उसको एक्स के साथ कंपेयर करोगे। बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर पॉसिबल। तो लेट्स से हम पहला वाला ही शुरू करते हैं। कोई बता सकता है एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना होगा? अनम्यूट करके बताओ एनीवन। एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? एक्स वाई का ऑर्डर क्या होगा? 1 into 3. 1 into 3। अपना जो x है वो 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और जो अपना y है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो गाइस जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट तो पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू सेम है। तो हमारा ऑर्डर क्या निकल कर आएगा? हमारा ऑर्डर निकल कर आएगा एक्स वाई का 1 क्रॉस 3, ऑर्डर निकल कर आएगा 1 क्रॉस 3। और ये z का ऑर्डर कितना है? देखो z तो 3 रो है, एक ही कॉलम है, मतलब 3 into 3 हो गया। तो अब आप बताओ कि एक ये वाला मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, और एक ये वाला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? सबसे पहले बताइए, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है गाइस? यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज पहले एक्स वाई लिखा गया है, उसका नंबर ऑफ कॉलम है 3, और उसके बाद लिखा गया है z जिसका नंबर ऑफ रोज है 3। तो वो दोनों सेम है, इधर से नंबर ऑफ कॉलम उधर से नंबर ऑफ रो जब सेम होता है तो हम बोलते हैं कि जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फिर ऑर्डर क्या देखते हैं, तो ऑर्डर निकल कर आता है ये वैल्यू क्रॉस ये वैल्यू। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 1 क्रॉस 1। कितना हुआ ये हुआ 1 क्रॉस 1। तो फाइनली मेरा ए मैट्रिक्स जो कैलकुलेट करेंगे उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 का। फिर से रिपीट करो, दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन, पास्ट ईयर बोर्ड का 2016-17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 का, y है 3 क्रॉस 3 का, और z है 3 क्रॉस 1 का। वो देखकर हम ऑर्डर बता सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, जहां पे पहले हम एक्स वाई का प्रोडक्ट कैलकुलेट करके फिर उसको z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, तो उसका ऑर्डर निकल कर आएगा 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, ठीक है। यहाँ पे जो ये 1 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, उसके बाद z क्या है, तो z इज 3 क्रॉस 1, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैं चेक कर रहा हूं कि क्या एक्स वाई और z का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है। और जब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, तो ऑर्डर निकल कर आएगा 1 क्रॉस 1 का, ऑर्डर निकल कर आएगा 1 क्रॉस 1 का, ठीक है। सेम अगर आप इधर से भी फॉलो करते तो सेम टेक्निक, सब कुछ सेम, आंसर भी सेम आता। ओके,
तो बिना मल्टीप्लाई किए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन था, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे फालतू के 4-5 मिनट निकल जाते। 1 नंबर के लिए हम कभी भी 4-5 मिनट नहीं देते हैं। अच्छा, रोशन ने xz इंटू वाई देखा है। अच्छा, xz इंटू वाई कर दिए थे, चलो ध्यान रखना भाई इसको। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट और क्या कुछ बच रहा है? और इस सच 1-2 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बाद अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो मैट्रिसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इट इज कहीं ना कहीं इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था ऑर्डर के बेसिस पे या एलिमेंट्स के बेसिस पे, ये था वो अलग थे। मतलब एक ऑर्डर के बेसिस पे रो मैट्रिक्स, स्केलर, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अंदर के एलिमेंट्स के बेसिस पे डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स, ये सब होता था। अब जो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाता है? So the definition is a matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A. मतलब आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स आया, आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया, और उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको वही मैट्रिक्स मिला, that kind of matrix is called as a what? Symmetric matrix. एग्जाम्पल के तौर पे let's say I take A, B, B, C. अगर ये एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, अंशु एक बार अनम्यूट करके बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सर कॉलम वाइज बताओ। पहला कॉलम में क्या लिखूंगा? सर ए बी। ए बी। फिर दूसरा कॉलम में बताओ। कॉलम पूछ रहे हैं। बताओ अंशु। देखो होता क्या है कि जो आपने पहला रो देखा है ना, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम पहला रो को देखते हैं, उसको पहला कॉलम बना देते हैं। तो आपने पहला रो में ए बी देखा था, उसको पहला कॉलम बना दिया। सिमिलरली आप ये दूसरा रो देखोगे, तो दूसरा रो में क्या है? बी और सी है। आप उसको क्या करोगे? आप उसको दूसरा कॉलम बनाओगे। समझ रहे हो ना? पहला रो बनेगा पहला कॉलम, दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम। तो ये हो गया, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, राइट? बिकॉज दोनों का पहला रो में ए बी है और दोनों का सेकंड रो में बी सी है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? इस तरीके के मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे गाइस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स में चेंज नहीं आता है। तो ट्रांसपोज करने पे अगर मैट्रिक्स में चेंज नहीं आया, इसका मतलब ऑर्डर में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऑर्डर में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो उस केस में क्या वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पॉसिबल है? नहीं, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए लेट्स गो बैक टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखिए एक बार। ये इस मैट्रिक्स में था 2x4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2x4 का। जब हम इसका ट्रांसपोज किए, इसका ट्रांसपोज किए हो आप, तो वो बन गया 4x2। अब एक 2x4 का मैट्रिक्स क्या 4x2 के साथ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर ये 4x2 के जगह मान लो 4x3 होता, तो 3x4 का मैट्रिक्स क्या 4x3 के मैट्रिक्स के साथ इक्वल हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहां से जब ये डेफिनेशन को थोड़ा सोचोगे, तो डेफिनेशन के साथ ही एक मिनट,
ओके सिद्धांत, नो इश्यूज। आदर्श, इसमें तो हमेशा एक पैटर्न बनेगा कि प्रीवियस रो का नेक्स्ट कॉलम सेम होना चाहिए। यस यस, कह सकते हो आदर्श। तो गाइस आई वाज सेइंग कि क्योंकि हम ट्रांसपोज करने के बाद हमारा मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ट्रांसपोज किए हो तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहते हो तो फिर उसका स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो 3x3 का है। अगर आप इसका रो को कॉलम बना देते हो तो 3 कॉलम हो जाएगा, और कॉलम को रो बना देते हो तो भी 3 रो रहेगा। तो जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसमें वो चीज पलटोगे तो भी चेंज नहीं होगा। पिछले वाले में 2x4 था, पलटे तो 4x2 बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। पहला चीज लिखा हुआ है कि अगर ए मैट्रिक्स Aij है तो ए का ट्रांसपोज में आपको क्या मिलेगा, Aj मिलेगा। ठीक है, और इसमें पहला कंडीशन है m शुड बी इक्वल टू n। m शुड बी इक्वल टू n मतलब वही ऑर्डर जो होता है ना, उसके रोज और कॉलम्स के नंबर सेम होने चाहिए। और दूसरा Aij शुड बी इक्वल टू Aj। Aij शुड बी इक्वल टू Aj, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है A21 शुड बी इक्वल टू A12। आप यहां देखोगे तो यहाँ पे A12 में A21 में ये था और A12 में ये था, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा तभी जाकर ये सिमेट्रिक हो पाता है। ठीक है, Aij इज इक्वल टू Aj, ध्यान रखना इस चीज को। So thus we can also define a symmetric matrix as a square matrix is said to be symmetric. A square matrix is said to be symmetric if Aij is equal to Aj। अगर Aij का वैल्यू Aj के बराबर है तो उस केस में आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, सिमिलरली आता है उसका भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत यह है कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो होता है वो -a के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज करोगे तो वो -a के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, अब अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो पहला रो में 0 और a दिख रहा है, वो मेरा पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरा रो में मुझे -a और 0 दिख रहा है, वो मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ई मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा गाइस, तो देखिए मेरे को एक स्केलर कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे एक स्केलर बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या निकलेगा, एक मिनट, राघवेंद्र ने क्वेश्चन पूछा है सर सारे आइडेंटिकल और स्केलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगे? बिल्कुल, सारे आइडेंटिकल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगे, सारे स्केलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगे, इवन सारे डायगोनल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होंगे राघवेंद्र, सारे डायगोनल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा था कि मैं -1 को बाहर कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। तो गाइस अगर 0 से -1 कॉमन लोगे तो हीरो है, अभी भी 0 ही रहेगा। -a से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो a बचेगा, a से अगर -1 कॉमन ले लोगे तो अंदर -a बचेगा, और 0 से अगर -1 कॉमन लेते हो तो वो 0 ही बचने वाला है। तो अब जो ब्रैकेट में जो मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए वो ए मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए वो ए मैट्रिक्स है। तो ये फाइनली क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -a, राइट, दिस इज इक्वल टू -a। तो फाइनली यहां से मुझे क्या पता चला, दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इस तरीके के केसेस को क्या बोला जाता है, इस तरीके के मैट्रिसेस को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक की बात करेंगे तो उसका 2 कंडीशन था। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, दूसरा Aij इज इक्वल टू Aj होना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, 2 कंडीशंस, पहला वही सेम, क्योंकि भाई है ना दोनों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अलग क्या है, Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। Aij
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो कहने के लिए अगर आप इसको यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे गाइस, और इस छोटे से ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे जैसे देखोगे तो A12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A21 होगा। A12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A21 होगा। अच्छा, दूसरी चीज अब खुद सोचिएगा, इस A11 एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, इसको थोड़ा रब करते हैं। कोई भी अनम्यूट करे, अंजन एक बार अनम्यूट करो। अगर मैं कहता हूं कि A11 इज इक्वल टू माइनस A11, कब पॉसिबल होगा अंजन? अंजन है ही नहीं। आर्यन आप ही बताओ, A11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11 कब होगा? ऐसा कौन सा जब नंबर जीरो हो सर, जब जीरो हो, जब वो जीरो हो, राइट? क्योंकि जीरो ही इकलौता ऐसा नंबर है कि उसके आगे अगर हम माइनस भी लगा देंगे तो उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अगर मान लो कोई एलिमेंट है 2, 2 के आगे माइनस कर दे तो -2 अलग हो जाता है ना, वैल्यू अलग अलग हो जाता है। बट जीरो की खासियत क्या है कि जीरो के आगे माइनस भी लगा दोगे तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो ये चीज इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ये बोर्ड्स के लिए एक नंबर के लिए पूछा गया है, खाली ये कॉन्सेप्ट वहां प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि प्रूफ कीजिए कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? Aij। डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है Aij, लेकिन i और j वहां पे सेम होना चाहिए। तो i और j को 1 रखोगे तो A11 बनेगा, i और j को 2 रखोगे तो A22 बनता है, 3 रखोगे तो A33 बनता है, एंड सो ऑन, राइट? तो यहां पे उसका प्रूफ देख सकते हो आप, Aii इज इक्वल टू माइनस Aii when j is equal to i। आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन कहता है Aij is equal to minus of Aj। उसका डेफिनेशन कहता है Aij is equal to minus of Aj। अब अगर i और j दोनों सेम कर देते हो आप तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा? Ai is equal to minus of Ai बन जाएगा। फिर अगर आप इसको इक्वेशन के जैसे यहीं पे A11 is equal to minus of A11, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ A11 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को A11 लिख रहा हूं, 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो A11 का वैल्यू कितना आ गया? A11 का वैल्यू 0 आ गया। वो जो एलिमेंट था, पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? अब 0 हो गई। तो यहाँ पे भी वही प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि 2 टाइम्स ऑफ Aii इज इक्वल टू 0, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वहां से Aii इज इक्वल टू 0 आ गया। और वहीं पे नोट नीचे लिखा हुआ है, डज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि पहला उसके सारे डायगोनल एलिमेंट को 0 रखो। दूसरा, अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्रॉस में, जो डायगोनल के ऊपर दिख रहा होगा, क्रॉस में देखना वो नेगेटिव होना चाहिए नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे इसकी बात करें तो ये तो मेरा डायगोनल एलिमेंट हो गया, दिस इज माय डायगोनल एलिमेंट। अब ऊपर है नॉन डायगोनल, नीचे भी नॉन डायगोनल है, तो इसके जस्ट ऊपर में जो एलिमेंट होगा वो उसका नेगेटिव होना चाहिए क्रॉस साइड में। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे बीच से क्रॉस करोगे तो उसका नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, और यही प्रॉपर्टीज के ऊपर बोर्ड्स में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके कारण मैंने आज का सेशन ये आधे घंटे 1 घंटे का सेशन प्लान किया था एक्स्ट्रा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला वाला तो ऑलरेडी हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, you can get 2 marks का क्वेश्चन, you can get 2 marks का क्वेश्चन from here। सिद्धांत पूछा सर एक बेसिक क्वेश्चन था कि किस मैट्रिक्स के बेसिस पे ये वाला मैट्रिक्स डिवाइड हुआ है? समझा नहीं मैं क्वेश्चन को? किस मैट्रिक्स के बेसिस पे ये वाला मैट्रिक्स डिवाइड हुआ है? सिद्धांत वो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी एक है, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स का कह सकते हो नेमिंग किया गया है या उसका इन्वेंशन किया गया है। जैसे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये नोट 2 पढ़ो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाओगे A और उसमें अगर आप उसका ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो रिजल्ट सिमेट्रिक होता है। और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर आप उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
चलो ये लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो क्यों ना हम इसको जल्दी से प्रूफ करें। मैं ही प्रूफ कर देता हूं। प्रूफ दैट a प्लस, और ये सब बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस है गाइस प्रॉपर, और इसका यूज होता है, मतलब इन प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छे से यूज होता है फिर जेई में भी। तो प्रूव दैट a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक एंड a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू skew symmetric, skew symmetric if a is a स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एग्जाम्पल कह रहे हो आनंद? किसका एग्जाम्पल चाहते हो आप? स्क्यू सिमेट्रिक का, या आप नोट 2 के बारे में कह रहे हो? नोट 2 का ना, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं ना यहीं पे, ये इन जनरल प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए गाइस, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड्स में, ठीक है, इवन जेई में तो हम प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली यूज कर रहे होते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा जहां पे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, जहां पे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं कि अब ये x है और मान लो कि ये y है, ठीक है। तो हम चाहते क्या है गाइस, हम चाहते x मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना। और आप x मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब प्रूफ कर पाओगे? टू प्रूफ x is a to prove x is a symmetric matrix, we will have to show x is equal to x ट्रांसपोज, है कि नहीं गाइस? अगर मैं ये दिखा पाऊं कि x मैट्रिक्स जो है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर है, तभी जाकर ना मैं इसको दिखा पाऊंगा कि भाई ये सिमेट्रिक है। तो आप इसका प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो x ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या? दिस विल बी इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये दोनों मैट्रिक्स एडिशन में लगे हुए हैं। याद कीजिए गाइस, जब आपको मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, ये वाला जो नंबर 2 प्रॉपर्टी पढ़ाया था, नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, राइट। तो उसको अगर हम यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये ट्रांसपोज दोनों के ऊपर आ जाएगा, एक a के ऊपर आ जाएगा और एक a ट्रांसपोज के ऊपर आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, बट सेकेंड टर्म को देखिए। सेकेंड टर्म क्या है? a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और अगर वापस से हम उस प्रॉपर्टी वाले पेज पे जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है आपको, a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या है? दैट इज इक्वल टू a, एंड इफ दैट इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे, अरे यार, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम a लिख सकते हैं। इसको भी अगर a लिख सकते हो तो ये तो x के बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो क्योंकि x का ट्रांसपोज x के बराबर हो गया तो वो अपना सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ओके, अब आते हैं जल्दी से y वाले पे। चलो तो एक बार y वाला आप लोग प्रूफ करने की कोशिश करो वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। बस इसी तरीके से फॉलो करना है सबको। एक बार अपने नोटबुक में ट्राई करें y का ट्रांसपोज। 2 मिनट का टाइम देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। सर हो टाइप गया। कीजिए। हो गया, गुड, वेरी गुड दीप। सबको अपनी नोटबुक में इसको इसी तरीके से फॉलो करें, यही राइटिंग होगा यार, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही राइटिंग है। आकाश ने कर लिया, शिवम ने कर लिया, आद्या ने कर लिया, गुड गुड गुड। रितेश, रवि, निखिल, शुभम,
सौरभ करिए इसको जल्दी। निधि ने कर लिया, आनंद ने कर लिया, दीक्षा ने कर लिया, अनिमेश ने कर लिया, आर्यन ने कर लिया, गुड, अभिषेक ने कर लिया। चलो अच्छी बात है, तो मैं इसको अब थोड़ा सा कैरी ऑन कर सकता हूं। तो y मैंने क्या माना हुआ है गाइस अभी, y इज a माइनस ए ट्रांसपोज, राइट, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ a लिखा माइनस ए ट्रांसपोज लिखा का होल ट्रांसपोज है। अब सेम लॉजिक लगेगा, एडिशन में जैसे डिवाइड ब्रेक हो सकता था, सब्ट्रैक्शन में भी होगा। सो दिस विल गिव यू a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये तो a ट्रांसपोज रहेगा और ये माइनस a आ गया। अब मेरा ओरिजिनल y मैट्रिक्स क्या था, ध्यान से देखो, मेरा ओरिजिनल y मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इट इज a माइनस ए टी, a माइनस ए टी, और यहाँ पे अभी मेरे पास क्या है, ए टी माइनस ए है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा a माइनस ए टी, ठीक है, जिसको अगले स्टेप में आप माइनस वाई लिख सकते हो, जिसको आप माइनस वाई लिख सकते हो। तो फाइनली क्योंकि मेरा y ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई प्रूव हो गया, y ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई प्रूव हो गया, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इस हिसाब से y मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, y मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 3 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। अच्छा, थोड़े टाइम के लिए आप ये बताओ, मैट्रिक्स भूल जाओ यार, एक नॉर्मल इक्वेशन की बात करो, तो मैं क्या इसको हाफ ऑफ 2a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी जो 2a है इसको मैं a प्लस ए करके तो लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मैं एक a ट्रांसपोज को ऐड किया और एक a ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया, कर सकता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली हम सब कुछ सही कर रहे हैं। अभी भूल जाओ ट्रांसपोज वाला चीज क्या है, सोच लो एक सिंबल लेटर घुसाया मैंने, तो पहले क्या था, हाफ टाइम्स ऑफ 2a, 2 2 कैंसिल होगा तो a ही लिखा हुआ है। अब 2a को मैंने ब्रेक कर दिया a प्लस ए में, उसके बाद मैं a ट्रांसपोज ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं उसको अलग करता हूं, अगर मैं a प्लस ए ट्रांसपोज को अलग कर देता हूं, प्लस बाकी पार्ट जो है a माइनस ए ट्रांसपोज, इसको भी अलग कर देता हूं, तो यहां से अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था गाइस, अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। अभी अभी हमने नोट नंबर 2 में इसको प्रूफ किया है, जस्ट अभी। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, तो हम उसको दो मैट्रिसेस के सम के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है A, मैं उसको दो अलग अलग मैट्रिसेस के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये हाफ टाइम्स ऑफ, गाइस सिंपल सा फंडा यार, a प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वो स्केलर से मल्टीप्लाई करने से ये सब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि a माइनस ए ट्रांसपोज मेरा स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, तो हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो नोट नंबर 3 में यही चीज लिखा गया है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as sum of two squares of which one is symmetric and other is skew symmetric। तो इसने A मैट्रिक्स को B प्लस C लिखा हुआ है, जहां पे B क्या है, ये वाला पार्ट है B, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और C क्या है, तो C आपका ये हो गया हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपको बोर्ड में क्या देता है जानते हो, एक 3x3 का मैट्रिक्स दे देगा और आपको बस लिख देगा एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स
एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको कह देगा कि शो कीजिए कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है। तो वहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाते हैं हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो सिमेट्रिक वाला पार्ट आ जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट आ जाएगा। आनंद, बोर्ड्स में ये इसका प्रूफ भी डायरेक्ट आ जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको 2016 में क्वेश्चन आया था। ये सिंपली क्या करता है क्वेश्चन में, शो इफ, और ये आया होगा तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया होगा, इफ a इज इक्वल टू 3579 is written as a is equal to p plus q, where p is equal to symmetric and q is equal to skew symmetric. Q is equal to skew symmetric. Then write the matrix P. Then write the matrix P. ठीक है, तो आपसे यहां पे वो मैट्रिक्स P के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2016 में। तो अब हम यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे, जो अभी मैंने आपको नोट नंबर 3 बताया है। ये नोट नंबर 3 में जो B है यही ना सिमेट्रिक होता है, और जो C होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो B के जगह पे उधर क्या आ गया है, B के जगह पे यहाँ पे P आ गया। तो जल्दी से बताओ आंसर चैट में, जल्दी से चैट में आंसर बता दो। सिद्धांत सर ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हैं क्या? सिद्धांत बहुत सारा कर सकते हो, बट यही सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉपर्टी ऐसा दिखती नहीं है। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें चाहिए होगा जेई के लिए, वो जेई वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग द बेसिक पार्ट, ताकि कल के दिन में आप थोड़ा सा ये ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उसको खत्म कर सके। जल्दी से इसके बाद एक क्वेश्चन और एंड क्लास को ओवर करेंगे। एक क्वेश्चन और फिर क्लास को ओवर करेंगे। सो आद्या, राघवेंद्र, आर्यन ने कर लिया है, गुड यार। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या बैठे रहेंगे फालतू का। सो सेकंड क्वेश्चन विल बी अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है। अंजन लास्ट वाला गलत है आपका, A22 गलत किया, ठीक है। आर्यन सही, आनंद सही, आकाश A12 A21 दोनों गलत किए हो, अनिमेश सही है, निधि सही, अभिषेक सही, आनंद कुमार सही है, दीक्षा सही है, निधि तो थोड़ा सा, निधि यहाँ पे आप भी ओवर स्मार्ट हो गए हो, आपको पी के बारे में पूछा गया, आप क्यों भी लिख दिए। एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट आंसर करेंगे। अंजन आप सही है।
जो लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं गाइस वो दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करें। सो सेकंड क्वेश्चन में आध्या, आनंद, दीप ने आंसर दे दिया है। सही है यार आप लोगों का आंसर। अनिमेश बी का वैल्यू गलत लिखे हो, बी का वैल्यू गलत लिखे हो। सो सिंपल सा फंडा है यार, मुझे ना यहाँ पे इसको याद रखना होगा क्वेश्चन पहला वाले के लिए, दैट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ये मुझे याद रखना जरूरी है, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे Q पूछा होता, अगर यहाँ पे Q का वैल्यू पूछा होता तो मुझे याद रहना जरूरी है कि दैट इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, दीक्षा सही है, आनंद सही है, राघवेंद्र सही है। राघवेंद्र बी का वैल्यू गलत है। शिवम सही, निधि सही, अनिमेश सही है। अब ठीक है, तो जो लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही कर चुके हैं दे कैन लीव द सेशन, बिकॉज इसके बाद मैं आगे कुछ नहीं करा रहा, मैं बस इसका आंसर लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा एंड क्लास एंड होगा। राघवेंद्र अब ठीक है, अभिषेक ठीक है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे अगर हम P की वैल्यू की बात करें, इस क्वेश्चन में P का वैल्यू, तो आप सबने आई बिलीव जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको पहले उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा 3669, आपको मिलेगा 3669। ठीक है, ये आंसर है पहला वाला क्वेश्चन का। अगर किसी को फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आर्यन ठीक है, यू वेलकम। अनिमेश आते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि हम क्या करते हैं, तरीका एकदम सिंपल सा क्या रहता है कि फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैं इसको बोर्ड्स के हिसाब से बात करूं, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, राइट, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, हमको ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पूछा है, ध्यान से देखो तो बी कहाँ पे आ रहा है, बी आ रहा है A12 पे, बी आ रहा है 12 पे। तो उस हिसाब से बी का वैल्यू निकालने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे A12 इज इक्वल टू A21 होता है, A12 इज इक्वल टू A21 होता है। तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 3/2 आएगा, b का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। सिमिलरली a के लिए देखो, a के लिए a कहाँ पे है, 3a, a कहाँ पे है, थर्ड रो पहला कॉलम। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो पहला कॉलम, तो A31 will be equal to A13, A31 will be equal to A13, so 3A is equal to -2 हो जाएगा, 3A is equal to -2 हो जाएगा, बिकॉज A31 का तो 3A है और A13 पे -2 है, और यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा -2/3।
तो इस तरीके से मेरा ए का वैल्यू आ गया एंड मेरा बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, आर वी डन हियर? किसी को कोई दिक्कत? आप में से किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन हियर गाइस। प्लानिंग था पहले 45 मिनट्स का और ये 1 घंटा हो गया। सर वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा ठीक है, आनंद कुमार बोर्ड्स के हिसाब से जो मैंने राइटिंग लिखा है आप उसको फॉलो करना, ठीक है? हाँ अंजन, ये वाला नोट भी भेज दूंगा, सुबह सुबह वाला तो भेज दिया था। वेलकम अभिषेक, आई थिंक अभिषेक लेफ्ट। हाँ चलो, वो वाला क्वेश्चन आप करना। एक बार जेई का ग्रुप खोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया? यहीं पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।